नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी की में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, बाबा आदम के ज़माने में एक बार यह सूचना निकाली गई थी कि 26,000 आरक्षी का मतलब भर्ती निकलने वाला है, यानी कि सिविल पुलिस में कांस्टेबल का पद निकलने वाला है। बहुत पहले इसको निकाला गया था। बीच में भी एक खबर निकल कर आया था कि 26,000 ही नहीं, साथ में और भी पदों को मिलाकर लगभग 40,000 भर्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती होगी, पीएसी कांस्टेबल की भी भर्ती होगी और साथ में जेल वार्डन की भी उसमें कुछ पदें रहेंगी। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। अभी देखिए कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात है कि फिक्स है कि यह आ जाएगी भर्ती, क्योंकि यह केवल इधर उधर समाचार पत्रों में ही खबर नहीं निकल रही है। ये जब हम लोग का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके पहले जो टेंडर पास होता है कि कौन सी संस्था आके इस पेपर को कराएगी, तो वो जो टेंडर वाला नोटिस था, इन्होंने छात्रों के जो नोटिस होता है उसमें इन्होंने चस्पा किया था। चूँकि चुनाव आ रहा था तो ये बताना चाहते थे कि हाँ भाई 26,000 भर्ती आ रही है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए और चुनाव में वोट देने के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। तो वो सब इस सब चीज़ों के लिए जबकि टेंडर से संबंधित या फिर अन्य विभागों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होता है वो छात्रों के नोटिस पे नहीं चस्पा किया जाता है, लेकिन इन्होंने चस्पा किया था ये बताने के लिए कि देखिए आपकी भर्ती निकल रही है, सरकार बहुत शानदार काम कर रही है आप लोगों के लिए, तो परेशान ना होइए, जाइए वोट दीजिए और भर्ती देखिए और भर्ती हो जाइए सिपाही में। तो अब देखिए कब तक भर्ती आएगी। हमें ज़्यादा परवाह भी नहीं करना चाहिए कि प्रक्रिया कब शुरू होगी कब ख़त्म होगी। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कितना तैयार हैं इस चीज़ के लिए। आप केवल फालतू के चीज़ों में बस पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको खुद को मजबूत बनाना है और आपको उस योग्य बनाना है कि आप इस भर्ती को देख सकें और इस भर्ती को आराम से निकाल सकें और कांस्टेबल के पद पर तैनात हो सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ आवश्यक जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसका प्रक्रिया क्या होता है, या फिर योग्यता क्या होता है, या फिर आप ये समझ सकें कि आप उस योग्य हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, कि आप उस भर्ती को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इंतज़ार करने और डेट निहारने से कुछ नहीं होगा। खुद तैयारी करिए और भर्ती आने से पहले इतना तैयार हो जाइए कि भर्ती आते ही बस आप लग जाइए तैयारी में और आराम से आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। कुछ भर्तियां, बहुत ज़्यादा भर्तियां निकाली गई थी, हज़ारों की संख्या में इधर 2 साल में भर्तियां आई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारा अभी अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो भर्ती नहीं हो पाए थे, या फिर जो नए अभ्यर्थी अभी शामिल हुए हैं जो 2022 में इंटरमीडिएट पास किए हैं वो सभी तो इसमें शामिल होंगे। तो संख्या बढ़ रही है, संख्या घट नहीं रही है अभ्यर्थियों की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस की 26,382 पदों पर इसकी भर्ती निकलने वाली है। आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस, जो कि थाने में रहते हैं, सामान्य जो कांस्टेबल होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। 26,382 पदों पे इसकी भर्ती आने वाली है। वहीं मैं बात करूँ आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की, यानी कि पीएसी के पदों की बात करें, पीएसी कांस्टेबल जो होते हैं, तो उनमें लगभग 8,540 भर्तियाँ इसकी निकलेंगी, यानी कि कुल मिलाकर कांस्टेबल की दोनों मिलाकर सिविल पुलिस और पीएसी की 34,922 के आसपास भर्तियाँ निकाली जा सकती हैं। यह मतलब अनुमान है, मतलब जिस आधार पे कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आई थी उसके आधार पे यह सीटों की संख्या बताई जा रही है। यह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन घटने का सवाल नहीं है। हो सकता है कि बढ़ा ही दी जाए, घटने का कोई सवाल नहीं है। कुल मिलाकर मतलब 34-35 हज़ार के आसपास आप लोग की भर्ती निकलने वाली है कांस्टेबल की। मैं आपसे बता दूं सबसे पहले कि जो आरक्षी नागरिक पुलिस होता है, यानी कि सिविल पुलिस का जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, जो पीएसी की भर्ती होती है, उन दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाता है और एक ही बार आप लोग से फीस लिया जाता है। आप लोग का पेपर भी एक ही होता है। असल में इन दोनों में आपका चॉइस भरना होता है कि पहला चॉइस आपका क्या है, दूसरा चॉइस क्या है। उसी के आधार पर यह पेपर आप लोग से कराया जाता है, यानी कि ये सभी की दोनों भर्तियाँ आपस में मर्ज रहती हैं। आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अलग अलग की वैकेंसी नहीं निकलेगी, दोनों वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी, यानी कि एक ही फॉर्म में आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क इसमें 400 रुपये लगता है, 400 रुपये।
और ये 400 रुपये सभी के लिए रहता है, चाहे किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, ये 400 रुपये आप लोग को अदा करना होगा फीस के रूप में। 400 रुपये लगते आया था, पिछली बार भी लगा था, हो सकता है कि कुछ बढ़ा दिया जाए या कुछ घटा भी दिया जाए, लेकिन जहाँ तक संभावना है 400 रुपये ही लगेगा आप लोगों से, इससे कम ज़्यादा नहीं लगने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आयु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात से चिंतित रहते हैं कि हमारी आयु कहीं निकल न जाए या फिर किस प्रकार से कौन सी आयु ली जाएगी। तो मैं बता दूं आयु की यानी कि जो एज होगी आप लोगों की वह पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। पुरुषों की बात करें तो हम 18 से 22 साल, यह सामान्य पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग या फिर EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए इसकी जो उम्र होती है वो 18 से 22 साल की होती है। और महिलाओं की जो उम्र होती है वो 18 से 25 साल होती है। यानी कि आप किसी भी वर्ग से यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 3 साल की आप इसमें छूट पाएंगे, 22 और 3 25। तो ये हो गया महिलाओं की, यानी कि महिला 18 से 25 साल। अब मैं बता दूं कि यह एज की गणना जो की जाएगी यदि 2022 में फॉर्म आ जाती है, जहां तक कि अनुमान है आप सोच सकते हैं कि 2022 में आ जानी चाहिए भर्ती, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंडिकेशन भी दिया गया था मंत्री द्वारा भी। तो इस पद के एज की जो गणना की जाएगी वह 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2022 को यदि आपका एज 18 से 22 साल सामान्य वर्ग के लिए है या फिर महिला यदि आप हैं तो 18 से 25 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे बड़े आराम से। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 जुलाई 2022 क्योंकि पुलिस विभाग में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तो वह साल के किसी भी महीने में निकले, उनके एज की जो गणना की जाती है वह 1 जुलाई 2000 मतलब साल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 जुलाई से ही की जाती है उस साल के। पुलिस अभ्यर्थियों की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सामान्य और EWS वालों के लिए 18 से 22 साल ही एज रहता है, बहुत कम रहता है उनके लिए। लेकिन यदि मैं बात करूं EWS और SC/ST कैंडिडेट के लिए तो जैसे हर पेपर में लगभग छूट मिलता है एज में, उसी प्रकार से यदि मैं OBC की बात करूं तो उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी। और यदि मैं बात करूं SC/ST की तो उन्हें 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। शैक्षिक अर्हता बहुत सामान्य है, यदि आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो इसकी तैयारी देख रहे हैं और जो 2022 में अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट निकला है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत आनंद में आप लोग रहिए और तैयारी में लग जाइए। और क्या मज़ा रहेगा कि इंटरमीडिएट जैसे आपने किया, आपका एज है, आपने फॉर्म भरा और आप भर्ती हो गए दौड़ के और परीक्षा देकर, तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। इसलिए तैयारी में जुड़ जाइए, ऐसे अभ्यर्थी भी जो 2022 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लिए हैं। इसके लिए और कोई योग्यता नहीं चाहिए, बस इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, भर्ती प्रक्रिया की। तो भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 स्टेप में होते हैं, यानी कि 4 प्रकार की भर्ती प्रक्रिया इसमें ली जाती है। सबसे पहले आप लोग का पहला जो होता है लिखित परीक्षा होता है, फिर दूसरे स्टेज में DBPST होता है, फिर तीसरे नंबर पे आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और चौथे नंबर पे आप लोग का मेडिकल होगा। आइए थोड़ा सा विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहला जो प्रक्रिया है भर्ती प्रक्रिया का, जो पहला चरण होता है वह लिखित परीक्षा होगा। यानी कि फॉर्म भरने के बाद आप लोग का एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड होगा। लिखित परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिकल किस्म के इसमें प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन रहते हैं, प्रश्न रहता है और 4 ऑप्शन में से एक, और ऑफलाइन ही पेपर होता है इसका। अभी तक तो ऑफलाइन ही हुआ है, जहां SI का जो पेपर है अभी कुछ वर्षों से उसे ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन जो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ही ली जाती है। ऑब्जेक्टिकल किस्म के इसमें प्रश्न आते हैं। कुल अंकों की संख्या इसमें 300 रहती है, यानी कि टोटल नंबर इसमें 300 के रहते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से किसी और वीडियो में बता दूंगा कि लिखित परीक्षा किस प्रकार से होती है और सिलेबस क्या क्या रह सकता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसी के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है DBPST के लिए। DBPST यदि आपने अच्छा अंक इसमें हासिल किया है तो कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ जारी होने के बाद आपका DBPST के लिए आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। मतलब सभी प्रकार की इसमें प्रक्रिया में, यानी कि लिखित परीक्षा से लेकर DBPST तक, ये मान के चलिए 1 महीने बाद आप लोग का DBPST होना ही है।
अधिक समय कितना लग सकता है ये इनके ऊपर निर्भर करता है कि कितना भी देरी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि 6 महीने बाद DVPST करा रहे हैं, साल भर के बाद करा रहे हैं, या फिर 1 महीने बाद ही करा ले रहे हैं। लेकिन अमूमन मान के चलिए कि 1 महीने का समय रहता है आप लोग का DVPST के लिए लिखित परीक्षा के बाद। फिर दूसरे नंबर पे DVPST होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आप लोग के दस्तावेजों की जाँच की जाती है। और उसी दिन आप लोग का PST होता है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग के चेस्ट और बाकी सब जो मापदंड होते हैं उसे मापा जाता है, जिसे हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे जो PST होता है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। यानी कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्राइटेरिया इसमें निर्धारित की गई है। सबसे पहले हम पुरुषों की बात कर लें तो पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सभी वर्गों के लिए है, यानी कि SC हो गया, या फिर जनरल कैंडिडेट हो गया, या फिर EWS कैंडिडेट हो गया, फिर OBC हो गया, सबके लिए 168 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति वालों के लिए इसमें छूट दिया गया है, और उनकी जो हाइट होनी चाहिए वह कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि 160 सेंटीमीटर या फिर उससे ऊपर है तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं सीने की। तो सीना जो आप लोग का सामान्य अवस्था में होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर आप लोगों का सामान्य अवस्था में सीना होना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे खड़े हैं तो इस समय आप लोग का सीना कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर का आप लोगों का होना चाहिए। यानी कि 79 सेंटीमीटर से के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम आप लोग का फुलाव होना ही चाहिए। लेकिन ST कैंडिडेट को यहाँ पे छूट मिल रही है। ST कैंडिडेट की जो सीने में माप है वो 2 सेंटीमीटर की इसमें छूट मिली है, यानी कि यदि उनका सामान्य अवस्था में जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर है तो इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन फुलाव की बात करें तो फुलाव उन्हें भी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना ही होगा, यानी कि ST कैंडिडेट को भी। चलिए बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए, किसी भी वर्ग से संबंध यदि रखती हैं तो उनका हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यदि वह ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंध रखती हैं तो उनकी जो हाइट है वह 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं को भी ST कैंडिडेट के महिलाओं को भी इसमें छूट मिल रहा है। अब मैं बताऊं कि महिलाओं के सीना की मपनी नहीं की जाती है, यानी कि सीना का जो माप होगा वह केवल पुरुषों के लिए होगा। महिलाओं की बस इसमें PST के दिन केवल इनका हाइट नाप लिया जाता है और इनका वज़न कर लिया जाता है। वज़न इनका न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, PST का ये हो गया यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET का, जो कि दौड़ होता है। जब आप लोग का लिखित परीक्षा के बाद DVPST हो जाएगा, यदि आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, यह क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें कोई अंक नहीं प्राप्त होता है, इसमें मतलब कोई अंक नहीं मिलता है। यदि आप इन सभी मतलब जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई मान लिए जाएंगे और आप लोग को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो पुरुषों की दौड़ होती है वह 4.8 किलोमीटर की होती है, यानी कि 4800 मीटर की होती है, और 25 मिनट में न्यूनतम उन्हें दौड़ना होता है। यानी कि कम से कम 25 मिनट के अंदर ही उन्हें दौड़ लेना होगा। यदि 25 मिनट से 1 सेकंड भी और ज़्यादा होते हैं तो मशीन लगा रहता है, वो पकड़ में आ जाएंगे और वो दौड़ से छट जाएंगे। और जो महिलाओं के लिए जो दौड़ होता है वो 2.4 किलोमीटर का होता है, यानी कि 2400 मीटर इन्हें दौड़ना होता है, 14 मिनट में इन्हें दौड़ पूरा करना होता है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें भी कोई अंक नहीं दिया जाएगा आप लोग का। 25 मिनट के अंदर यदि आप दौड़ लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जब आप लोग का PET हो जाएगा, PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर से आप लोग का एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, जो कि फाइनल कट ऑफ होगा। इसमें कट ऑफ आप लोग का कुछ हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए ये जो कट ऑफ जारी किया जाता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही दोबारा किया जाता है। कट ऑफ जारी होने के बाद आप लोग को मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल बहुत हल्का फुल्का होता है। मेडिकल में मान के चलिए कि यदि 100 अभ्यर्थियों का मेडिकल किया जा रहा है तो उसमें हो सकता है कि 2 से 3 अभ्यर्थी ही उसमें से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि मेडिकल बहुत ही हल्का होता है, आर्मी लेवल या फिर एयरफोर्स के लेवल का नहीं होता है। यदि आप सामान्य रूप से देखने में स्वस्थ हैं तो कोई समस्या नहीं है, इसमें आप लोग को भर्ती में ले लिया जाता है। मेडिकल के बारे में हम डिटेल कभी कोई वीडियो बना देंगे। तो ये इसके बारे में जानकारी थी, यानी कि यूपी कांस्टेबल भर्ती 2022 के संदर्भ में जो भी जरूरी योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हमने बात किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लाएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके।
हमारा जो इसी चैनल पे जो एक सीरीज़ चल रहा है, यानी कि एनसीईआरटी की किताबों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसकी वीडियोस भी हम इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी आपको यदि पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी क्लास 6 के प्लेलिस्ट को दबाकर उसे क्लिक करके वहाँ पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।